तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी जोरों शोरों से और शानदार चल रही होगी। मुझे पता है कि अभी कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, जिसके पीछे कुछ रीजंस है, लेकिन अब कंटिन्यूअसली आपको वीडियोस मिलने वाली है। सॉरी कि मैं आपके कमेंट्स का आंसर नहीं दे पा रहा था, ना तो टेलीग्राम में रिप्लाई कर पा रहा था, लेकिन अब से आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस मिलेंगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी आमीन पटवारी की भर्ती होने वाली है, तो दोस्तों इसकी परीक्षा CGVAPM लेगा, तो जाहिर सी बात है इसका जो लेवल है ना वो बहुत ही अप होगा। क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखें ना तो कूट वाले प्रश्न यहाँ पर मैथ्स से पूछे जा रहे हैं, तो उसी पैटर्न पर हम मैथ्स को भी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ लेवल अब हम हाई रखेंगे, क्योंकि लो लेवल के प्रश्न तो आप पूछे नहीं जा रहे हैं। जैसा कि आपने वर्ड आया वर्ड बॉय में देखा होगा, योग्यता उसमें 8वीं पास रखी गई थी, लेकिन अगर उनके प्रश्नों का लेवल आप देखें ना तो आप मोस्टली लोग यहाँ पर क्या थे, अचरज में थे कि आखिर किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि आपको एग्जाम में ऐसा फील नहीं करना है कि यार ऐसा टाइप से प्रश्न आ गया, तो हम कूट वाले प्रश्नों को साथ ही साथ हार्ड क्वेश्चंस को सारे के सारे इसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट्स में। तो चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। वहाँ पर आपको सिर्फ क्लिक करना है और आप टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर से PDF की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। देखिए इस PDF की खास बात ये होगी कि हम यहाँ पर हर लेवल के प्रश्न देखें, ठीक है, और ईजी टू मॉडरेट, फिर उसके बाद टफ की ओर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर मैं आपको टफ से टफ में करा दूँ तो आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे कि आखिर हमसे इस प्रकार से क्वेश्चन बन नहीं रहेंगे, तो किस प्रकार से हम एग्जाम क्रैक करें। तो देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये पैटर्न है। देखिए कूट वाले प्रश्न भी मैंने लेकर आया है, क्योंकि वर्तमान में कूट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं जो भी चीज़ें अगर मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, उसको मैं क्या है यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ताकि आप यहाँ पर माइंड में कैप्चर करके रखें, ठीक है। देखिए इस प्रकार से शानदार मैंने PDF बनाई है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हाथ में कॉपी पेन आपको रख लेना है और मेरे साथ में आपको सॉल्व करते चलना है। देखिए क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं रहेगा एकदम बेसिक से पूछा जाएगा, आप थोड़ा लेवल अप करके पढ़ेंगे, लेकिन ये टफ से टफ क्वेश्चंस को भी मैं बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है LCM HCF से है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 44 गुना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक लाइन को हम सॉल्व करते चलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है लघुत्तम समापवर्तक अर्थात LCM उसके महत्तम समापवर्तक का 44 गुना है, अर्थात 44 गुना है किसके, HCF का। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है हमने बस उसको लिख दिया है। उसके बाद पूछा गया है यदि उनके LCM और HCF का योग 11-25 है। तो देखिए भैया प्रश्न के अनुसार ही हम चलते हैं। तो इसका LCM और HCF का योग कितना है, वो 11-25 इतना कह दिया गया है। अब देखिए और एक संख्या हमको दे दी गई है 25, इसका यूज हम बाद में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समीकरण में आप देखेंगे, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर LCM का मान तो हमको मिल गया है, चलिए ना हम LCM का मान रख देते हैं। अब क्यों रखते हैं आपको भविष्य में मतलब आगे ही समझ में आ जाएगा। चलिए LCM का मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 44 HCF प्लस HCF इक्वल टू 11-25। बस मैंने LCM का मान यहाँ पर रख दिया, तो ये हो जाएगा 44 और 1 45 HCF, 45 HCF इज इक्वल टू 11-25। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 11-25 बटा नीचे आ जाएगा 45, ठीक है। ये 5 से काट दीजिए, 5 नियम 45, और फिर ये चले जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, ये चले जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 पंचे 45। देखिए 9 पंचे 45, तो HCF का मान कितना आ गया, 9 पंचे 45 मतलब 25, ठीक है। तो HCF का मान कितना आ गया, हमको 25 मिल गया भैया। अब क्यों मैंने निकाला है अब आपको समझ में आएगी। देखिए मैं धीरे से स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि उन बच्चों को, उन अभ्यर्थियों को भी समझ में आए जिन्होंने मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अरसों से नहीं की है, या तो मैथ्स समझने में उनको तकलीफ होती है, ठीक है। तो देखिए बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करने वाले। तो देखिए एक सूत्र आपको पता होना चाहिए LCM और HCF में, क्या कि पहली संख्या
गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होती है LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्तक इंटू HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक। ये सूत्र आपको याद होना ही चाहिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। चलिए भैया, अब देखिए एक संख्या हमको दे दी गई है 25, सीधा हम मान रखते हैं। ये देखिए मान रख दिए 25 गुणा दूसरी संख्या हमको निकालनी है, ठीक है। अब LCM का मान 44 HCF है ना, तो सीधा मान रखिए। तो देखिए 44 HCF है, लेकिन HCF का मान तो 25 आ गया, तो 44 HCF के जगह मैं सीधा क्या रखूंगा 25, ठीक है। और फिर HCF, ये वाले HCF का मान भी क्या है 25 ही है, तो मैंने 25 रख दिया। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए तो दूसरी संख्या हमको चाहिए भाई। सबसे पहले तो ये 25 और ये 25 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, दूसरी संख्या बराबर 44 गुणित 25। चलिए गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 25 चौक 100 गुणित 25 चौक 100, तो यह आंसर हो जाएगा 1100। देखिए दूसरी संख्या हमको मिल गई 1100, इसी के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1100, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ें टफ नहीं है, बस मैंने आपको सीक्वेंस से बताया है करके ये टाइम ले रहा है, वरना इतना टाइम थोड़ी ना लेगा। आप थोड़ी ना एग्जाम में एक एक चीज़ को ऐसे रख के बनाएंगे, नहीं ना, बस आपको बेसिक पता होनी चाहिए, चुटकियों में इसका आंसर आप देने वाले, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 37 का घात 35 को 36 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। ये रिमाइंडर से क्वेश्चन है, मतलब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, जो कि आपका सिलेबस है ना, उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर प्रश्न उठाए हैं। और धीरे धीरे हम कूट वाले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम पूरे 20 के 20 प्रश्न पूरे के पूरे कूट वाले करेंगे, ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि इस प्रकार के प्रश्न आए तो हम कैसे वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, दिया गया है यहाँ पर 37 का घात 35 बटा 36। अब बताइए भैया इसका शेषफल क्या होगा। क्या आप 37 को 35 बार लिख कर इसको 36 से भाग देकर शेषफल निकालेंगे? नहीं। देखिए इसके लिए शानदार मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जहां पर आपको अंश वाली संख्या हर वाली संख्या से एक ज्यादा हो, अंश वाली संख्या हर वाली संख्या से एक ज्यादा हो, मतलब देखिए जो हर में है 36 उससे एक ज्यादा कौन सी है, अंश वाली संख्या, तो बस आपको सीधे भाग दे देना है। अब देखिए 36 का पहाड़ा 36 से कम 36, यहाँ पर भी 36 से कम 36, तो एक यहाँ पर क्या बचा, शेष बचा, तो एक जो शेष बचा यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का घात 35, ठीक है, 1 का घात 35। देखिए अगर एक ना है ना, मतलब हर से अंश एक ज्यादा ना हो, तो इसके लिए भी अलग अलग मेथड में बताने वाला हूँ। पहली क्लास में सब चीज खा जाए ऐसा तो नहीं है ना। तो चलिए 1 का घात 35 यहाँ पर बचा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 का घात 35 यहाँ पर आ गया, तो 1 को आप 35 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो इसलिए हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सीधा 1 होगा, ठीक है। आप करके भी देख लीजिएगा, लिख के देता हूँ कि वही आंसर आपको आने वाला है, ठीक है। तो शेषफल हमारा 1 आने वाला है। तो चलिए इस प्रकार से रिमाइंडर थ्योरम भी हो गया, हम आगे सारे के टाइप के प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब जाते हैं हम कूट वाले प्रश्नों में, है ना, जो कि वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला है प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। दूसरा है 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या है। तीसरा है पाई एक परिमेय संख्या है। तो बताना है भाई आपको उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल 2, केवल 1 2, केवल 3 या 1 2 और 3। साथ में आप आंसर करते जाइए, कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहला क्या बोला है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। देखिए प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से केवल और केवल स्वयं से भाग जाए और किसी से भाग ना जाए। तो देखिए अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो देखिए अभाज्य संख्या मोस्टली लोग 1 से शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। हमेशा अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 2 फिर 3 फिर 5, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 7, उसके बाद 11, ठीक है, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है ना। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर आप पहले देखिए अंक 2 को देखिए, तो ये क्या है, ये एक सम संख्या। तो यहां पर क्या बोला है, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 यहां पर सम संख्या हो गई, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा बोला जाता है कि 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या है।
तो दोस्तों ये सही है कि 1 से 100 के बीच आप देख सकते हैं, काउंट करके देख सकते हैं कि 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखिए और मैं आपको बताऊं तो देखिए 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ये क्या हो रहा है। उसके बाद 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच आपको कुल 10 अभाज्य संख्या मिल जाएंगी। उसके बाद आपको और कौन सा बचा, 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में आपको 15 अभाज्य संख्या मिल। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि तीसरा, पाई एक परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। तो परिमेय संख्या होती है हमेशा ये होती है अंश और हर के फॉर्म में, अंश बटा हर मतलब p/q के फॉर्म में, जहां हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल मैं देखूं 2/5, 6/7, 3/8, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि अंश बटा हर के फॉर्म में है और जहां पर हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये परिमेय संख्या है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्या शून्य परिमेय संख्या है, ये प्रश्न में पूछा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, शून्य भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जिन संख्याओं के हर में कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, एक जरूर होता है। लेकिन वहीं पर ये बताइए कि 1/0 अगर मैं लिखूं तो ये क्या परिमेय संख्या है, नहीं। आप सीधा बोलेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर में कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ये देखिए मैंने परिमेय संख्या की सारी डिटेल लिखी। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की यही खास बात है कि अगर मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, तो उस टॉपिक से जो प्रश्न आ रहे हैं उस टाइप के प्रश्न आपसे इन फ्यूचर कभी नहीं छूटेंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी बेसिक से मैं चीजें बताऊंगा। तो देखिए यहां पर पाई की बात की गई है, तो पाई, पाई यहां पर परिमेय संख्या है क्या, नहीं, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 3.14 के आसपास, ऐसा अगर हम लें तो यहां पर ये क्या होती है, अशांत दशमलव होती है, और साथ ही साथ पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन पाई का अगर मैं मान लिखूं 22/7, 22/7, देखिए ये अंश और हर के फॉर्म में है, जहां पर हर शून्य नहीं है। तो 22/7 ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान सिर्फ अगर पूछ दिया जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यह है चाल समय दूरी से प्रश्न है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को, अब लंबाई दे दी गई है गली की 600 मीटर, इसका मतलब दूरी दे दी गई है, दूरी हमको 600 मीटर में दे दी गई है। ठीक है, और बोला है समय, समय कितना दिया है 5 मिनट, तो समय अर्थात टी बराबर दिया गया है यहाँ पर 5 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखना है, कभी भी चाल समय और दूरी को आप सॉल्व करेंगे तो या तो वो मीटर प्रति सेकंड में होगा, या तो वो मीटर प्रति सेकंड में होगा, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में हो। ठीक है, अगर दूरी आपको मीटर में दी गई है तो समय आपको सेकंड में लेना है, यदि आपको दूरी किलोमीटर में दी गई है तो समय आपको घंटे में लेना है। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए और कुछ भी नहीं सोचना है, मोस्टली कंफ्यूजन यही होता है। ठीक है, अब चलिए और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यदि मीटर पर सेकंड में ये चीजें दी गई हैं तो आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो आप किससे गुणा करेंगे, आप गुणा करेंगे 18/5 से। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे 18/5 से। वहीं किलोमीटर प्रति सेकंड से आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है आपको, तो आप गुणा करेंगे 5/18 से। ठीक उल्टा आपको करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए दूरी कितना दी गई है 600 मीटर, तो देखिए मीटर में दी गई है, तो समय को हमको जाहिर सी बात है किस में लेना है, सेकंड में लेना है। तो यहाँ पर 5 मिनट समय दिया गया है, तो इसको सेकंड में बदल लो भाई। 5 मिनट गुणित 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 5 मिनट बराबर 5 छक्का 30 मतलब 300 सेकंड हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए हमको एक सूत्र पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल को हम दर्शाते हैं एस से, तो दूरी बटा समय अर्थात d/t, ये हमारा सूत्र होता है, इसको तो आपको याद ही रखना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो हमको पूछा गया है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए हमको क्या पूछा गया है, चाल है ना, गति पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर दूरी कितना दिया गया है, दूरी है 600। ठीक है, उसके बाद
समय है हमारा 300। अब बोला गया है यहाँ पर तो मीटर पर सेकेंड में है ये, अब इसको किलोमीटर प्रति सेकेंड में अगर हमको चेंज करना है तो मैंने क्या बताया, इसको अगर किलोमीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो हम गुणा करेंगे 18/5 से, बस इतना हमको करना था। ठीक है, तो अब हमारा उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। देखिए यहाँ पर से शून्य और शून्य कटा, यहाँ पर से शून्य और शून्य कटा, ये हो गया 3 एकम 3, ये हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36/5। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 दशमलव 5 दूनी 10, काट दीजिए भाई, तो 7.2 हमारा करेक्ट आंसर आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बेसिक चीज़ें को आपको इसको इन सभी चीज़ों को रटते चले जाना है, रटते नहीं इन द सेंस बस लिखते चले जाना है ना, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, मीटर पर सेकेंड से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कीजिए, और वहीं किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आप 5/18 से गुणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, बीजगणित से प्रश्न आने वाले हैं, यहाँ पर से प्रश्न आने वाले हैं, सीधा आपका सिलेबस में लिखा गया है। तो देखिए x + 1/x = 5 दिया है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, मोस्टली लोग अब क्या करेंगे, सूत्र लगा के इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे a + b का क्यूब वाला सूत्र लगा के करते हैं ना, वो देखिए उन मेथड से भी आंसर आएंगे आपके, लेकिन हमको क्या है कम समय में सॉल्व करना है, इसलिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सीधा ट्रिक बताऊंगा। क्या, तो देखिए ये चीज़ आपको याद रखना है कि यदि x + 1/x का पावर, x का मान क्या है, n दिया है, n। ठीक है, तो यदि आपको x² x का घात है ना बटा 1/x², इसकी मान पूछी जाए तो सीधा आपको निकालना है n² माइनस, ठीक है, सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, n² - 2। जैसे यहाँ पर n का मान कितना दिया गया है, देखिए ये है n का मान 5 दिया है, तो यदि x² + 1/x² का मान निकालना होता तो यहाँ पर सीधा n का मान 5 रखते, तो 5 का वर्ग ऋण 2, 5 का वर्ग 25 ऋण 2 बराबर सीधा 23, यहाँ पर आंसर हो जाता। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस सूत्र को आप याद रखिए, ये x² + 1/x² के लिए है, वहीं हमसे पूछा गया है x³ / 1/x³। ठीक है, इसका मान निकालना है, तो इसके लिए सूत्र होता है n³ - 3n, n³ - 3n। तो यहाँ पर से सीधा आपको n बराबर कितना दिया है, 5, सीधा आपको मान रखना है, तो ये हो जाएगा 5 का त्रिघात ऋण 3। देखिए n यहाँ पर है तो 3 × 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 और फिर उसका 125 ऋण 5 × 15, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 110। 110 हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए कुछ भी करना था क्या, नहीं, बस इन दो सूत्र को आपको याद रखना है, n³ - 3n और n² - 2। इस प्रकार से धीरे धीरे मैं और आपके उस सूत्र की ओर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब चलिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यदि यहाँ पर क्या होता, x -1/x होता है ना, और यहाँ पर n होता, x - 1/x होता और इसका बराबर n होता, कोई मान होता, तब हम इन सूत्रों को कैसे सॉल्व करते। तो दोस्तों तब अगर हमसे x² + 1/x² का मान पूछा जाता ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सूत्र में क्या चेंज करना है, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस n² प्लस। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर x³ + 1/x³ का मान पूछा जाता ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, माइनस के जगह में बस प्लस, तो n³ + 3n, बस, और कुछ भी नहीं करना था, सीधा आपका आंसर चुटकियों में आता। अब करके देखिएगा। चलिए इसका आंसर आप क्या देखें, आप बताएंगे कि x - 1/x = यदि 6 है तो आप मुझे आंसर लिख के बताएंगे क्या, x² + 1/x का मान कितना होगा। ठीक है, ये कितना होगा, साथ ही साथ x³ + 1/x³ का मान कितना होगा, ये आप आंसर कमेंट करके मुझे दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा शानदार, तभी मैं आगे कंटिन्यू इसको रखूंगा और मुझे भी अच्छा लगता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एज से संबंधित दिया है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए धीरे धीरे हम सॉल्व करते चलते हैं, कि दिया है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। देखिए किससे कंपेयर करना है हमको, पुत्र की आयु, हमको दोनों नहीं पता, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु x है बोल रहा हूं, मतलब वर्तमान आयु कितनी है, x है,
तो प्रश्नानुसार क्या गया है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो देखिए पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की आयु इसके पुत्र की आयु की तिगुनी, तो मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, इसे मैं ठीक करता हूं, ठीक है। 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए चलिए भाई हम चलते हैं 12 वर्ष बाद, चलते हैं, वर्तमान नहीं 12 वर्ष बाद, ठीक है। 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु दुगनी, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी। देखिए पिता की आयु क्या माने हैं हमने, 3x, 3x, ये हो जाएगी पुत्र की आयु की दुगनी। पुत्र की आयु कितनी है, x, इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ये पूछा गया है। लेकिन दोस्तों 12 वर्ष बाद पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 12 साल यहाँ पर ऐड भी तो करेंगे, 12 साल ऐड भी तो करेंगे, क्योंकि 12 वर्ष बाद बोला गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 12 वर्ष ऐड करेंगे ना, और ये होगा कोष्टक में, है ना, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए बस हमने क्या किया, 12 साल बाद के लिए 12 ऐड कर दिया, तो हमको 12 वर्ष बाद वाली आयु मिल गई। बस भाई अब सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तो वैसे के वैसे रहने देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2 गुणा x बराबर 2x धन 2 गुणा 12 बराबर क्या हो जाएगा 24। ये 2x इधर आके पक्षांतर हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा x, और ये 12 इधर जाके पक्षांतर होगा, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 12 अर्थात 12। तो देखिए x का मान हमको क्या मिल गया, 12 मिल गया। इसका मतलब हमने x क्या माना था, ये पुत्र की आयु मिल गई भैया, हमको पुत्र की आयु मिल गई। लेकिन हमको चाहिए पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु हमको चाहिए, पिता की वर्तमान आयु हमने क्या माना है 3x, तो सीधा x का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो 3 गुणित 12 बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 36। पिता की वर्तमान आयु यहाँ पर 36 आपको मिल गई है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रेणी 5, 9, 3, 17 डॉट डॉट का 21वां पद क्या होगा। तो देखिए 21वां पद यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नों को समझिए, यहाँ पर दिया गया है 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17। तो इस सीरीज में आखिर क्या चीजें हैं, किस प्रकार से ये सीरीज बनी हुई है। तो मैंने ध्यान से अगर देखा ना, तो यहाँ पर 5 धन 4 करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक उसी प्रकार 9 धन 4 करेंगे तो 13, 13 धन 4 करेंगे तो 17। इसका मतलब 4 4 के गैपिंग में है, मतलब इसे कहते हैं क्या, मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जिसमें सम अंतर हो, ठीक है, मतलब समान अंतर हो उस श्रेणी में उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी में यहाँ पर ये चीजें जमी हुई। तो यहाँ पर इसका 21वां पद निकालना है, तो सीधा एक सूत्र होता है क्या क्या कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टी, यहाँ पर सूत्र होता है समांतर श्रेणी में पदों के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, तो ये ए जो है ना, ये है प्रथम पद जो पहला पद होता है। यहाँ पर एन है पदों की संख्या, और जो डी है वो क्या है, डी है सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब क्या होता है, इनके बीच में कितने का अंतर है, बस, ठीक है, बस आपको मान रखना है। अब हमको क्या चाहिए 21वां पद, इसका मतलब हमको n बराबर 21 यहाँ पर दे दिया गया। तो चलिए भैया टी एन मतलब टी 21 का मान हमको चाहिए। तो a का मतलब क्या है, पहला पद, a पहला पद यहाँ पर 5 दिया है, प्लस n का मान कितना है 21वां पद, तो 21 माइनस 1, और d का मान कितना है सर्वांतर, मतलब दूसरे पद में से पहला पद को आपको घटा के सर्वांतर मिल जाएगा, मतलब 9 में से आप 5 को घटाएंगे ना, तो सर्वांतर आपको मिल जाएगा, कितने का है 4 का है, तो d बराबर कितना आ गया 4। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 21 माइनस 1 बराबर 20, 20 गुणा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 धन 20 चौक 80, तो ये हो जाएगा 85, ठीक है। तो 85 हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 85। तो धीरे धीरे हम प्रश्नों की लेवल यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे, आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि क्या इस लेवल के प्रश्न आएंगे। जी हाँ, इस लेवल के भी प्रश्न आ सकते हैं और इससे ज़्यादा टफ लेवल के भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर सीजी व्यापम अगर पेपर ले रहे हैं ना, तो ये आप एज्यूम करना कठिन होगा कि किस स्तर के पेपर आते हैं। जब उसका दिमाग फिरता है ना, वो कुछ भी देता है यार, ठीक है। इसलिए हमको प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब वर्स्ट के लिए तैयार रहना है। चलिए, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। चलिए, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 77 से प्रश्न है।
चलिए सबसे पहले ये जान जाइए कि लाभ प्रतिशत होता क्या है। लाभ प्रतिशत जब भी हमको निकालना होता है ना, लाभ प्रतिशत, तो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है, लाभ बटा नीचे में हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लिखते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, और इंटू 100, यही क्या होता है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब चलिए यहां पर से आप देखिए कि सबसे पहले लाभ उसको कितने को बोला है। देखिए वो बोलता है कि मैं 1 किलो दूंगा, 1 किलो सामान दूंगा, लेकिन वो क्या है, 950 ग्राम ही देता है। इसका मतलब उसको 1 किलो, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम उसको देना था, लेकिन वो कितना कर रहा है, 950 ग्राम का चीज़ के यहाँ पर दे रहा है। इसका मतलब वो 50 ग्राम यहीं पर से प्रॉफिट बना रहा है। ठीक है, तो देखिए लाभ क्या है, 50 ग्राम बना रहा है। ठीक है, लेकिन वो 50 ग्राम कब बना रहा है, जब वो बोल रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर दूंगा, क्रय मूल्य पर दूंगा। लेकिन क्रय मूल्य पर देने के बाद वो क्या बोलता है, वो क्या करता है, 1 किलो के जगह में 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। इसका मतलब हमारे लिए क्रय मूल्य क्या होगा, 950 ग्राम। क्यों, क्योंकि वो 1 किलो की जगह में 950 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो यही उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। जब भी इस प्रकार से बेईमान वाला चीजें आए ना, तो सीधा आपको क्या करना है, जिस बट का वो प्रयोग करता है उसको नीचे में करना है, उसी से हमको तुलना करना है लाभ या हानि का। और जो लाभ आया आपको तो समझ में आ रहा है कि 1 किलो की जगह में 950 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, मतलब 50 ग्राम वहीं पर से बचा रहा है। तो जब भी वो गलत बाट का यूज करता है, उसी गलत बाट को आपको नीचे में, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 950 आ गया गुणा 100। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 निया 45, तो 100/19 आया, 100/19 आया। ठीक है, अब इसको गुणा कीजिए, तो 19 का गुणा अगर हम 5 से करें, 19 का गुणा हम 5 से करें तो कितना आ जाएगा, 5 नियम 45, 4 5 एकम 5 4 9 95, तो 19 एकम 19 और 19 पंचे 95। देखिए पंच पंचे आ गया, 5 आ गया यहाँ पर 95। ठीक है, अब 5 बचा है यहाँ पर, तो 5 तो नहीं जाएगा, दशमलव, तो देखिए 5 दशमलव तो सब में है, मतलब हमको आगे और जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 बचा है, तो ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, 50 के आसपास क्या करना है हमको, 19 गुणा 2 करना है। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 1 2 1 कम 2 और 1 3 38। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 38 आएगा, तो 19 दूनी 38, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब 2 आ गया, क्या देखिए 5.26, इसके बाद आगे आपको नहीं जाना है, सीधा आपका आंसर 5.26 होगा, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट होगा। चीज़ों को मैंने एक एक करके बताया है, कैसे गुणा करना है, क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। चलिए, तो 5.26 आपका आंसर होगा। आपको ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है ना, ऐसा नहीं कि आप और सॉल्व करते जाएंगे, है ना, यहीं पर रुक जाना अगर एक पॉइंट पे भी आपका आंसर आता है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि 8,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात सीआई और साधारण ब्याज अर्थात एसआई के बीच अंतर क्या होगा। तो देखिए सीआई और एसआई के बीच अंतर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर से प्रश्न पूछे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको शानदार ट्रिक देने वाला हूँ। क्या, कि जब भी आपको सीआई अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए, तो सीधा आपको एक सूत्र याद रखना है, क्या, पी आर स्क्वायर ऑन 100, पी आर स्क्वायर अपॉन 100, या फिर इसको ऐसे रखना है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 नहीं, क्या लिखना है पूरे में, ये इस प्रकार से r/100 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद, पी r/100 का स्क्वायर, यही होगा सी आई और एस आई का अंतर, सी आई माइनस एस आई का अंतर, ये होता है पी r/100 का स्क्वायर। देखिए पी में ब्रैकेट नहीं है, पी में इस वर्ग नहीं है। ठीक है, इस सूत्रों को आपको याद रखना है, तो आपको सी आई और एस आई का अंतर चुटकियों में मिले। चलिए भाई, यहाँ पर पी क्या है, मूलधन, तो मूलधन हमको दिया गया है 8,000, आर मतलब दर, मतलब आर दिया गया है हमको 5%, एन देखिए यहाँ पर स्क्वायर मैंने रखा है ना, क्या है, स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एन होगा, एन। ठीक है, एन, तो यहाँ पर एन का मान कितना दिया गया है, एन का मान 2 वर्ष, एन का मान 3 वर्ष देता तो 3 रखता, 4 वर्ष देता तो 4 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर एन है, ये याद रखना है आपको। तो चलिए पी का मान कितना है यहाँ पर 8,000 गुणित आर का मान, चलिए ब्रैकेट में पहले लिख देता हूँ, आर का मान कितना है 5, 5/100, एन का मान कितना है 2, तो 2 रख दिया मैंने। चलिए भाई ये क्या हो जाएगा 8,000 गुणित, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 1/20। ठीक है, तो 1/20 को हम क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं, 1/20। ठीक है,
यहाँ पर एक शून्य ऐसे ही कट जाएगा, एक शून्य ऐसे ही कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब 20 रुपये, 20 रुपये हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना था, CI माइनस SI बराबर P इंटू R/100 का पावर n। तो देखिए जहाँ पर फॉर्मूले की ज़रूरत होती है ना, मतलब यहाँ पर बेसिक मेथड से ज़्यादा फॉर्मूला ईजी होता है और जिसको याद करना भी आसान होता है, मैं सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। या तो आप क्या कर सकते हैं, पहले SI निकालिए, फिर CI निकालिए, उसके बाद दोनों को घटा दीजिए, तब भी आपका अंतर आएगा, लेकिन उसमें हमारा ज़माना बीत जाएगा। ठीक है, हमको टाइम की तो वैल्यू है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अनुपात समानुपात से हमारा प्रश्न है, A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 और C अनुपात D बराबर 6:7 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान। ठीक है, तो देखिए इसको आपको याद करने के लिए, इसको समझने के लिए, जब आपको सीधा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान पूछा जाए ना, तो सीधा हमको दिया गया है क्या, इसको सीधा लिखते चलते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखे, A अनुपात B का मान 2:3। ठीक है, उसके बाद जो B अनुपात C का मान है 4:5, उसको यहाँ से चालू कीजिए, एक संख्या छोड़िए फिर यहाँ से चालू कीजिए, तो ये हो जाएगा 4:5, ये आ गया B अनुपात C का मान। उसके बाद आता है C अनुपात D का मान, तो यहाँ पर 6:7 है, तो उसको फिर एक संख्या छोड़िए, अब यहाँ से चालू करेंगे हम, 5 के नीचे चालू करेंगे 6:7। इस प्रकार से चीज़ें आपको जमानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या खाली है, 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 यहाँ पर संख्या खाली। ठीक है, तो अब जो खाली स्थान में है ना, उससे पहली वाली संख्या को आपको बस रख देना। देखिए खाली स्थान है, उसके पहली वाली संख्या क्या है, 3, तो मैंने 3 रख दिया, फिर यहाँ पर 3 ही रख दिया। ठीक है, उसके बाद ये खाली स्थान है, इसके पहले क्या है 4, तो ये 4 मैंने रख दिया। ये खाली स्थान है, इसके पहले क्या है 5, तो यहाँ पर मैंने 5 रख दिया। ठीक है, अब देखिए ये खाली स्थान है, इसके पहले क्या है 6, तो मैंने 6 रख दिया। ये खाली स्थान है, इसके पहले क्या है 6, तो मैंने 6 यहाँ पर रख दिया। हमारा आंसर इतने में आ जाएगा। अब चाहे आप तो सीधा क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, 5 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 7 से, फिर सीधा सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी वैसे गुणा कर सकते हैं, इसको भी गुणा, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर से क्या क्या कट रहा है, देखिए इस लाइन से 3 कट रहा है। अब बताइए इस लाइन में 3 है क्या, जी हाँ इस लाइन में 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए इस लाइन में चलते हैं, इस लाइन में 3 है क्या, तो देखिए यहाँ पर भी 6 है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर भी 3 दूनी 6। इससे क्या है, गुणा करना हमारा आसान हो जाता है। मतलब एक चीज़ यहाँ से काट रहे हैं तो सभी में कटना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ऐसा संख्या जो सभी में कट जाए, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, इसमें बहुत ही छोटा हो गया ये, तो सीधा हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 इधर 5 बचा, इधर 7, 5 7 कितना हो जाएगा 35 अनुपात, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो 30 मैंने ले लिया। फिर यहाँ पर 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो ये 24 हो गया। और यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 यहाँ पर आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सीधा हमारा आंसर आ जाता। देखिए आप सीधा इसको गुणा करके भी ना, एक साथ गुणा करते और फिर एक एक करके काटते भी ना, तो हमारा आंसर आता। लेकिन जहाँ पर से हम कुछ सहूलियत होती है हम वहीं पर से कर लेते हैं ना, टाइम बचाते हैं। चलिए धीरे धीरे हम प्रश्नों का लेवल बढ़ाएंगे, और ऐसा मत सोचिए कमेंट पे ये नहीं आना चाहिए कि थोड़ा लेवल बढ़ाओ। ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा ना, इतने में तो पहले बना लो। चलिए यह है क्वेश्चन, एक वस्तु को 720 रुपये पर बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो मोस्टली लोग इसको सूत्र से बनाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक यहाँ पर से 2 मेथड बताऊंगा। ठीक है, चलिए 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो पहला मेथड क्या है, थोड़ा सा डील करूंगा कैसे, क्रय मूल्य को आपको हमेशा 100 मानना है। देखिए क्रय मूल्य CP हमेशा क्या है, 100% मानना है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ये आपको पता रहना चाहिए, बस इसमें से आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बोला है, एक वस्तु को 720 रुपये पर बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। ठीक है, मतलब उसने 100% में खरीदा होगा, और 10% की हानि कब होगी, जब उसको वो 90% में बेच देगा। मतलब 100 रुपये में खरीदा और 90 में बेचा, तभी तो उसको 10 रुपये की हानि हुई, जाहिर सी बात है। तो देखिए यहाँ पर सीधा दिया गया है 90% की वैल्यू, मतलब 90% में बेच रहा है ना, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 720 दिया है। ठीक है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, मतलब वो विक्रय मूल्य दिया है। इसका मतलब उसने 100% में खरीदा होगा और 90% में बेच दिया होगा, तभी तो 10% की हानि हुई है, और सुनी होगा। तो चलिए भाई अब हम क्रय मूल्य निकाल देते हैं। क्रय मूल्य को हमेशा हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया। तो हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा कैसे, तो 720, ठीक है, बटा जो संख्या है उसको 90 नीचे आ जाएगा, और जिसका मान निकालते हैं उसको यहाँ पर गुणा कर देंगे 100, हमारा क्रय मूल्य यहाँ पर निकल जाएगा।
तो चलिए भाई काटिए, ये शून्य कटा, 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72, इसका मतलब 800 रुपये, 800 रुपये क्या मिल गया हमको, क्रय मूल्य मिल गया। ठीक है, अब क्रय मूल्य अगर हमको मिल गया तो हम अब इस पर 20% लाभ कमाकर विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो चलिए भैया, हमको मिल गया 100% की वैल्यू कितनी मिल गई है, और ये क्या हो रहा है, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, थोड़ी दिक्कत हो रही है। 100% की वैल्यू कितनी दी गई है, 800 दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए 100% में खरीद रहा है भैया, 20% का लाभ चाहिए, तो जाहिर सी बात है कितने में बेचेगा, वो बेचेगा 120% में। तो हमको 120% का मान चाहिए, तो यहाँ पर 120% का मान क्या हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा बटा 100 नीचे आ जाएगा, और जिसका मान निकालना है उसको गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, तो 12 अट्ठे 96, तो 960 रुपये में वो क्या करेगा, बेच देगा। सेलिंग प्राइस 960 रुपये में। ठीक है, मतलब 800 रुपये में खरीदेगा और 960 रुपये में बेचेगा ना, तो इसको 120% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। तो देखिए ये बेसिक मेथड है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन इस प्रकार से कभी भी आपको दिया जाए ना, तो सीधा एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले सेलिंग प्राइस दी गई है 720, ठीक है 720 यहाँ पर दिया गया है। तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखिए 720 आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया गया है। अब 10% की हानि बोला गया है, तो 10% हानि मतलब 100 का क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या चाहिए था, 120% का लाभ, तो सीधा 20% का लाभ सीधा यहाँ पर 120 आप करते ना, तो आपका आंसर यहाँ पर से भी आपका आ जाता। क्या हो जाएगा, तो ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ठीक है, ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 और 12 अट्ठे 96, 960 यहाँ पर करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपका आंसर करेक्ट आता। बस इस छोटे से लाइन में इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना करने के लिए हमको ये बेसिक्स तो समझने थे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कूट वाले प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन 8 गुना हो जाता है। दिया है यदि किसी घन की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ए ना तो एक और ना एक दो। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है आपके लिए, है ना, ये प्रश्न में नहीं दिया जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है, जहाँ पर एक साइड गोला है, एक साइड घन है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कथन में हम आते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। तो देखिए यहाँ पर इसका त्रिज्या हम मानते हैं r, तो इसका त्रिज्या को अगर हम 2 गुना, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, है ना, त्रिज्या 2 गुनी का है तो उसका आयतन 8 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर गोले का आयतन समझ जाते हैं हम। तो गोले का आयतन कितना होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर, ये होता है ना, ये गोले का आयतन है। v बराबर, v को वॉल्यूम से दर्शाते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। अब यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है यदि हम त्रिज्या को 2 गुनी कर दें, मतलब r के जगह में 2r हमको रखें, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए भाई रख दीजिए, तो यहाँ पर 4/3 पाई, r के जगह में 2r रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2r, ठीक है, और ये क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 4/3, ये पाई और r क्यूब को मैं पहले रख लेता हूँ, इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार से मैं इसे लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब का मान कितना होता है v, और ये हो जाएगा 8। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अपने आयतन का 8 गुना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बोला है वह उसका आयतन का 8 गुना हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए वो अपने आयतन का क्या हो गया, 8 गुना हो गया। इसका मतलब ये जो कथन है ये करेक्ट है, 100% का। ठीक है, तो इसी प्रकार से बस आपको मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न ना बहुत आसान होते हैं, बस हमको इसकी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए हमको टफ लगते हैं। अब देखिए फिर दिया है यदि किसी घन की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये जान जाइए, ये घन है, ठीक है, इसकी सतह है, कुल 6 सतह हमको देखने को मिलेंगी, हर सतह को a नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर इसका क्षेत्रफल बोले तो इसका क्षेत्रफल होता है a का वर्ग। यहाँ पर इसका अगर लेटरल सरफेस अर्थात पार्श्व पृष्ठ को देखा जाए तो पार्श्व पृष्ठ में हम ऊपर और नीचे का नहीं लेते, तो पार्श्व पृष्ठ हमारे 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर उसका एरिया हो जाएगा 4a²। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया TS से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका सूत्र होता है 6a का वर्ग। ये हमको याद होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी क्यूब इज 6a², ये होता है। बस सूत्र पता है तो आपका आंसर यूजिली होगा।
तो यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी घन की भुजा को दुगनी कर दी जाए, मतलब भुजा मतलब ए को हम दो गुना, मतलब जहां पर ए है ना वहां पर क्या रखेंगे 2a, तो हमारा आंसर आ जाएगा। दो गुना कर दी जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। चलिए चेक कीजिए भाई, यहाँ पर चेक कीजिए, ठीक है 4 गुना हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 4 गुना रखने के लिए है तो ए का मान कितना रखना है 2a रख दीजिए भाई, 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा है ए स्क्वायर का वैसे का वैसे के ए स्क्वायर आ गया, और ये 2 का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो देखिए 6a स्क्वायर, ये तो TSA हमारा आ गया, ठीक है, गुणित 4। 6a स्क्वायर का मतलब TSA, सीधा मैंने रख दिया। इसका मतलब जब हमने a की जगह में 2a रखा ना तो ये क्या हो गया 4 गुना हो गया टोटल सरफेस एरिया के, ठीक है। तो इसीलिए ये कथन भी सत्य होगा कि यदि किसी घन की भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ये भी करेक्ट है 100%। तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। बस हमको क्या करना था यहाँ पर, बस हमको मान रखना था, हमारा आंसर चुटकियों में आता। ये चीजें समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बना के दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको बताने के पीछे, एक क्वेश्चन के पीछे आपको पूरा बेसिक्स मिलने वाला है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण कितना होता है 90 अंश का कोण बनाता है। तो देखिए ये सामने में 90 अंश के कोण के साथ ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ये क्या है समकोण त्रिभुज। तो इसमें कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या होता है, जो 90 अंश का कोण है ना उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इसका मतलब ये जो है कर्ण है, तो ये हो जाएगा 13 कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और एक भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए एक भुजा हमको 5 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो एक भुजा हमको निकालनी है ना, या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार गुणा लंब बोले या फिर ऊंचाई, आधार गुणा लंब बोले या फिर ऊंचाई, आधार गुणा लंब बोले या फिर ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा लंब हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। देखिए यहाँ पर आधार तो दे दी गई है 5 सेंटीमीटर, हमको लंब या ऊंचाई निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक मेथड तो बेसिक वाला बताऊंगा, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर से भी हमारा आंसर आएगा कैसे, तो देखिए कर्ण का वर्ग कितना है 13 का वर्ग रखिए, लंब का वर्ग हमको निकालना है, धन आधार का वर्ग कितना है 5 का, ठीक है। चलिए रखिए, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो L स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, इसे इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 169 माइनस 25, ये हो जाएगा 140 और 144। देखिए L का मान क्या हो जाएगा √144, तो L बराबर कितना आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से आपका लंब कितना आ जाएगा, L बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो लंब हमारा आ गया, तो सीधा हम यहाँ पर सूत्र में मान रखकर बता सकते हैं। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ ना, चुटकियों वाला आंसर, क्या, चलिए 12 मिल गया, तो यहाँ पर मान रखिए, तो 1/2 आधार कितना है, आधार दिया गया है 5, लंब कितना मिला, तो लंब हमको मिला है 12। तो सीधा सॉल्व कीजिए, 2 1 कम 2 और 2 छक्का 12, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30। तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये तो बेसिक मेथड है, ठीक है, ये बेसिक मेथड है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ, ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट। ट्रिपलेट, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आपको मिले तो एक ट्रिपलेट आपको याद रखना है, जहां पर क्या होता है, चलिए इसको पहले मैं क्लियर करता हूं, ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूं। अब मैं आपको समझाता हूं इसका बेसिक मेथड क्या। चलिए ट्रिपलेट का मेथड मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले। तो देखिए आपको एक चीज याद रखनी होगी कि हमेशा हमेशा जो कर्ण है ना, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ये चीज तो आपको पता ही है। साथ ही साथ जो लंब है और आधार का वर्ग है, उनका जब आप योग करेंगे ना तो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। जैसे यहां पर मैं एक चीज लिया 3 4 5, 3 4 5, यहां पर मैंने लिया 3 4 5, तो जैसे 5 यहां पर कर्ण होगा, 4 यहां पर आधार होगा, 3 यहां पर मैं लंब लेता हूं। तो देखिए जो लंब और आधार का वर्ग का योग है वो कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगा, अर्थात 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, ये होगा ही होगा। इसका मतलब 3 3 9, 4 चौक 16 बराबर 25। तो देखिए आता है कि नहीं, ये 16 और 9 25 बराबर 25, ये आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट।
यदि आपको याद रखना है सीधा तो क्या रखना है, तो ये ट्रिपलेट याद रखना है। तो देखिए 3 4 5 एक ट्रिपलेट होते हैं, मतलब यदि लंब 3 है आधार 4 है तो सीधा आपका कर्ण क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यदि आपको कर्ण दिया है 5 आधार दिया है 4 तो सीधा आपका लंब हो जाएगा 3। 3 4 5 आपको याद रखना है। ठीक उसी प्रकार से 5 12 13 याद रखना है, 7 24 25 याद रखना है, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 33 56 65, 36 67 77 और 85, 29 80 89, 48 55 73। ये बार बार पूछे जाने वाले ट्रिपलेट्स हैं और इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीज़ें याद ही हो जाएंगे। अब देखिए मैंने इन चीज़ों को आपको बताया क्यों है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर से अब आप समझेंगे कि मैंने ट्रिपलेट बताया क्यों है। तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो हमको दिया गया है एक कर्ण दिया गया है 13 और भुजा दी गई है 5। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कर्ण हमको दिया गया है 13, भुजा दी गई है 5, तो सीधा हमारा लंब क्या हो जाता 12 हो जाता यदि हमको ट्रिपलेट पता होता। तो 5 12 13 का सीधा ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर से सीधा हम निकाल लेते हैं आंख बंद करके L बराबर 12 और सीधा यहाँ पर मान रखते तो 1/2, आधार दिया गया है 5 और लंब दिया गया है कितना 12। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 छक्के 12, 5 छक्का 30 हमारा आंसर। चुटकियों में हमारा 2 सेकंड में हमारा आंसर आता, बिना पेन और कॉपी ठीक है उठाए हमारा आंसर माइंड में ही बन जाता। तो ये होती है ट्रिपलेट की पावर। और जो भी एसएससी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना उनको ट्रिपलेट तो पता ही होता है, वो लोग बेसिक जानते ही नहीं है। ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आए होंगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट में उस टॉपिक से उस प्रश्न से पूरा का पूरा बेसिक क्लियर करता हूँ और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए ना आपसे 100% बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक 14 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी यदि लागत 25 प्रति मीटर है, रुपए 25 रुपये प्रति मीटर है ना। तो यहाँ पर पाई बराबर 22/7 ले, ये तो बताया है हमको, तो हमको पता ही है। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम बगीचा मैंने यहाँ पर बना दिया है आपके लिए। प्रश्न में पूछ क्या रहा है बस आपको ये समझना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि 14 मीटर व्यास वाला, मतलब इसका जो व्यास है ना, व्यास व्यास क्या होते हैं केंद्र से जाने वाली लाइन, मतलब ये क्या है 14 मीटर इसका क्या है व्यास दिया गया है 14 मीटर। ठीक है, अब इस वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना है, मतलब ये जो है ये चारों ओर क्या लगाना है बाड़ लगाना है कि कोई आ मत जाए भाई, फालतू में कोई भी मत घुस जाए। यहाँ पर क्या लगाना है बाड़ लगाना है इस प्रकार से। अब इसका क्या है लागत 25 रुपये प्रति मीटर है, मतलब 1 मीटर में अगर अब बाड़ लगाते हैं ना तो 25 रुपये लग जाता है। तो बताइए पूरे में बाड़ लगाने में कितना रुपये लगेगा। चलिए भाई अब एक चीज आप याद रखिए कि ये जो बाड़ है मैं सर्कल के बाहर बाहर बस लगाऊंगा, इसमें अंदर का तो कोई काम नहीं है, अंदर का कोई काम नहीं है, इसका मतलब हमको क्षेत्रफल से इसके कोई मतलब नहीं है। तो जब बाहर के काम में हमको मतलब होता है तो हम वृत्त का क्या निकालते हैं परिधि निकालते हैं, हम वृत्त की क्या निकालते हैं परिधि। तो बताइए भैया यहाँ पर सबसे पहले तो इसका व्यास कितना दिया है 14 दिया गया है, तो बताइए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो व्यास 14 दिया है, व्यास d बराबर 14 दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास की आधी, मतलब 14/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए पूरा का पूरा 14 है तो इतना क्या हो जाएगा 7, इतना भी क्या हो जाएगा 7, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है भाई, परिधि का सूत्र होता है सीधा 2πr, ये वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। देखिए 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान कितना मिल गया हमको 7, सीधा हमने मान रखा, ये 7 और ये 7 कटा तो 22 दूनी 44 हमारा क्या आ गया परिधि आ गया। ठीक है, मतलब हमको कुल 44 मीटर में क्या लगाना है बाड़ लगाना है। अब बताइए भैया यहाँ पर 44 मीटर जब आ गया तो यहाँ पर चार्ज तो बताया यदि 25 रुपये में 1 मीटर लग रहा है तो 44 मीटर में कितना लगेगा पैसा बताओ भैया। तो कुल पैसा तो लागत सीधा निकालते हैं भैया, लागत कितना लगेगा यदि 1 मीटर में 25 रुपये लग रहा है तो 44 मीटर में लगाने के लिए हमको 25 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ठीक है 25 चौक 100 गुणा 25 चौक 100। ठीक है, ये हो जाएगा 100 और 1 और 1, 1100 रुपये हमको लगने वाला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो 1100 रुपये की लागत यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आऊँगी, बस बेसिक क्लियर कीजिए आपका आंसर चुटकियों में आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
15 नंबर का क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। अब देखिए कमरा है तो उसकी आकृति कैसी होती है, घनाभ की आकृति होती है। तो उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे इस कमरे में रखा जा सकता है। अब देखिए इमेजिन कीजिए, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा डायग्राम बना के रखा है, ये आपका कमरा है, घनाभ है। अब लंबी छड़, आपसे सबसे ज्यादा लंबी छड़ कब रख पाएंगे, जब उसको आपको डायगोनली रखना है, विकर्ण के रूप में रखना है, ऐसे लिटा के। ऐसे आप सीधा रखेंगे, सीधा रखेंगे, ऐसे में लंबी से लंबी छड़ नहीं रख सकते आप। लेकिन अगर एक कोने इधर से विकर्ण के रूप में, एक कोना दूसरा कोने में रखें, तो आप लंबी से लंबी छड़ रख सकते हैं। इसलिए हमको छड़ को विकर्ण के रूप में रखना होगा। देखिए इस प्रकार से, एक छोर इधर है और एक छोर दूसरे नीचे साइड है, ठीक है। तो इस प्रकार से विकर्ण के रूप में आप रखेंगे, तभी आप लंबी से लंबी छड़ को रख पाएंगे। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए इस कमरे में रखा जाना है, तो इसके विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी है, तभी तो आप पता कर सकते हैं कि कितनी लंबी छड़ हम रख सकते हैं। तो देखिए घनाभ का विकर्ण का आपका सीधा क्या रखना था, यहाँ पर सूत्र रखना था। तो कि घनाभ का विकर्ण, विकर्ण ये सूत्र आपको याद रखना है। क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर एल है लंबाई, बी है चौड़ाई और एच है ऊंचाई। तो देखिए हमको दिया गया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर बस दिया गया है, बस हमको मान रखना है। तो चलिए भैया रख दीजिए, एल का मान 12, 12 का वर्ग धन बी 10 का वर्ग, फिर एच है 8 का वर्ग। चलिए भैया रख दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 144 प्लस 100 प्लस 88 64, ठीक है। सबसे पहले 100 और 164 जोड़ दीजिए भैया, तो 164 और 144 से कितना आ जाएगा, 8, 6 और 4 10, 1 और ये 308। तो अंडर रूट 308 यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी 308 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर 308 नहीं दिया रहता, हम इसको और सॉल्व करते, वर्गमूल निकाल के इसका अलग आंसर और निकालते, लेकिन सीधा यहाँ पर 308 मीटर हमारा आंसर दिया है, तो सीधा विकर्ण की लंबाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से कूट वाले प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर दे दिए गए हैं, सबसे पहले पढ़िए, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। देखिए दिया है एक ही आधार त्रिज्या r और समान ऊंचाई, तो त्रिज्या r है सभी की और ऊंचाई भी h है, वाले एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन, तीन चीज लेंगे, शंकु, अर्धगोला और बेलन के आयतनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ अर्धगोले की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या कितना है, r के बराबर है, अर्थात हमेशा हमको h बराबर क्या रखना है, r रखना है, ये आपको याद रखना है। देखिए कथन में दिया गया है शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन 1:3 होता है, ये आपको चेक करना है। दूसरा, शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन 1:2:3 होता है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो ऑप्शन में है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और ना तो एक और ना ही दो। देखिए मोस्टली लोगों को ये चीज़ें टफ लगेंगे, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें, हलवा है हलवा। चलिए अब खाते हैं। देखिए क्या दिया है, इन तीनों का आयतन, शंकु, बेलन, सभी के आयतन के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आयतन बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप शंकु देख पा रहे होंगे, ठीक है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका शंकु का आयतन होता है। वहीं यहाँ पर बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। वहीं यहाँ पर गोले का आयतन, देखिए गोले का आयतन मैंने बताया है, गोले का आयतन, पूर्ण गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वहीं अर्ध गोले का आयतन बोला जाए तो 2 से भाग दे दो, तो 2 से अगर मैं भाग दे दूंगा तो 4 से कट जाएगा ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ऊपर 2 आ जाएगा बटा 3, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, हमारा गोले का आयतन, जो कि अर्ध गोले का आयतन है। इस प्रकार से आपको तीनों की वॉल्यूम पता चल गई। अब देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या बोला गया है यहाँ पर, सबकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो h बराबर r, जहां जहां पर h दिखा आप सीधा वहां पर क्या रखना है, r रखना है, बस हमारा आंसर आएगा। देखिए 1/3 ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, और यहाँ पर h की जगह r स्क्वायर है ना, r स्क्वायर इंटू h के जगह में क्या रखना है, हमको r रखना है, जहां जहां h दिखा वहां पर r, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, h के जगह में r, यहाँ पर 2/3 ये पाई आर क्यूब, यहाँ पर h है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए, ऐसे है कुछ भी नहीं इसमें। तो देखिए अब आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब और 2/3 पाई आर क्यूब, बस इतना आ गया ना। अब आप सीधा आंसर निकालिए। तो देखिए सबसे पहले चेक करना है हमको शंकु का आयतन और बेलन का आयतन 1:3 होता है कि नहीं।
देखिए शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर रखिए 1/3 पाई आर क्यूब अनुपात, अनुपात मतलब बटा, ये हो जाएगा। और किसका चाहिए हमको, बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या क्या कट रहा है भाई, तो देखिए पाई आर क्यूब कटा और पाई आर क्यूब कट गया, तो 1/3 है, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा बन जाएगा 1/3। तो देखिए आ गया ना, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा 1/3। तो हमारा पहला कथन तो क्या हो जाएगा 110% सही होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन और बेलन का आयतन 1/2/3 होता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शंकु का आयतन कितना मिल गया हमको 1/3 पाई आर क्यूब, तो चलिए रखिए 1/3 पाई आर क्यूब। चलिए दूसरा पेन ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए 1/3 ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। ठीक है, ये शंकु का आयतन है, अनुपात अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ये है 2/3 पाई आर क्यूब, तो चलिए रख दीजिए, ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। होगा, होगा। अब देखिए तो जूम करते हैं, अब क्या निकालना है हमको और क्या रखना है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना है पाई आर क्यूब, बस पाई आर क्यूब यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा अनुपात पाई आर क्यूब। अब देखिए इनका अनुपात 1/2/3 होता है, तो देखिए क्या क्या कटेगा, तो सभी में पाई आर क्यूब कटा, ये पाई आर क्यूब कटा, ये पाई आर क्यूब। ठीक है, हमारा बचा क्या, बचा है हमारा 1/3 अनुपात 2/3/1। तो एलसीएम निकाल के अगर हल करें तो यहाँ से 3 गायब हो जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। यही हमारा करेक्ट आंसर है और यही तो पूछा गया है, तो ये कथन भी 110% सही है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट होंगे। देखिए इस प्रश्न में कुछ था नहीं, है ना, बस कथन निष्कर्ष में जब दे देते हैं ना तो आप घबरा जाते हैं, इसमें कुछ था नहीं, क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ा इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लगा, वैसे है कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, और इस लेवल का अगर आप प्रश्न नहीं बनाते, इससे आप डरते हैं ना, तो कैसे निकलेगा एग्जाम, है ना, क्योंकि हमको कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, कहीं ना कहीं हमको लीड तो लेनी ही है, और मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसमें 100% आंसर आता है। ठीक है, जीएस का तो कोई माई बाप नहीं है, कहीं से भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि एक वृत्त की जीवा ए बी केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है और वृत्त की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है और जीवा ए बी की लंबाई क्या है, तो देखिए इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम पहले से नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मैंने क्या टाइम बचाने के लिए आपको डायग्राम पहले से दे दिया। तो यहाँ पर बोला है यदि वृत्त की जीवा ए बी है, देखिए वृत्त की एक जीवा यहाँ पर ले ली गई है ए बी। अब यहाँ पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए ये जो त्रिज्या है ना, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। इधर अगर और हम ले लें तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, इधर और लेंगे हम, ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि त्रिज्या जो है केंद्र से एक वृत्त की सतह पर खींचा गया रेखा है। ठीक है, तो ये सभी क्या है त्रिज्या ही होंगी, तो सभी 10-10 होंगे। ठीक है, तो देखिए हमको ए बी की लंबाई चाहिए, मतलब इसकी लंबाई चाहिए। अब देखिए एक चीज मैंने आपको बताया था क्या, कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये कौन सा कोण है, समकोण है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण अर्थात के। ठीक है, ये होता है, तो इसका मान हमको चाहिए, तो हम क्या से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो चलिए भैया कर्ण का वर्ग तो हमको चाहिए, लंब हमको मिल गया है 10, 10 का वर्ग धन आधार भी हमको क्या मिला है 10, दोनों का मान तो 10 है, 10 का वर्ग। तो चलिए भैया ये हो जाएगा 100 और फिर 100, तो ये हो जाएगा 200। देखिए के स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो के बराबर क्या हो जाएगा √200। ठीक है, तो √200 मतलब सॉल्व कीजिए ऐसे 200 को आप निकालिए, 2 1 कम 2 0, फिर ये आ जाएगा 2 पंचे 10 0, फिर चले जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर ये चले जाएगा 5 5 पंचे 25 और ये हो जाएगा 5 1 कम 5। इसका मतलब कितने की जोड़ी बन रही है, 2 और 5 की जोड़ी बन रही है, इसका मतलब के बराबर 2 गुणित 5। और किसकी नहीं बनी, तो किसकी नहीं बनी, यहाँ पर 2 की नहीं बनी, 2 की नहीं बनी तो 2 अंदर में आ जाएगा, तो यहाँ पर 10√2 हमारा आंसर होगा। तो के बराबर 10√2 ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है, इसलिए कर्ण का मान हमारा कितना आ गया 10√, इसी का मान तो निकालना था। कुछ भी नहीं रहता, बहुत ही ईजी चीज़ें रहे पूछी जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक धातु के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गेलों के पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले तार बेलनाकार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए
गोला भी है यहाँ पर, बेलन भी है, दोनों का मिक्सर क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है, एक ठोस गोले को पिघलाकर हम एक बेलन बनाएंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या बोला गया है, इसमें सबसे पहले बोला गया है कि इस धातु के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले के, मतलब इसका कितना त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको तुम पिघलाओगे जब ना, तो एक तार बनाओगे, जिसकी आकृति बेलन की आकार है। तो देखिए इसको समझिए, ये बेलन की आकृति का तार है। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर यहाँ पर व्यास बोला है। तो अगर व्यास यहाँ पर बोला है 0.2 सेंटीमीटर, तो बताइए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो देखिए d बराबर 0.2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, d बराबर 0.2 सेंटीमीटर है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा इसका आधा। तो 0.2 का आधा, आधा कर दीजिए, 0.2 का आधा कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। यहाँ पर चीजें रुकिए 2 मिनट, आप शायद कोई इशू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.1 इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो देखिए r इसकी त्रिज्या हो जाएगी अब 0.1, मतलब व्यास दिया गया है हमको 0.2, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 0.1, इस बेलन की त्रिज्या दे दी गई है, ठीक है। तो तार की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो बस एक बेसिक चीज आपको याद रखना है, क्या कि जब हम गोले को पिघला रहे हैं तो हम बेलन बना रहे हैं, इसका मतलब जो गोले का आयतन होगा वही तो हमारा बेलन का आयतन होगा, ठीक है। क्योंकि गोले को पिघला कर ही हम क्या बनाए, बेलन बनाए हैं। बस हमको त्रिज्या में परिवर्तन दिखा है, आयतन तो सेम था। इसका मतलब गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों बराबर था। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं, होता है। और जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जी हाँ होता है। तो चलिए भाई ये दोनों बराबर हैं, बस हमको मान रखना है। तो चलिए देखिए फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा। तो चलिए 4/3 पाई, अब देखिए गोले के लिए त्रिज्या कितनी थी 3, तो आर की जगह में हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा पाई। अब इसके लिए त्रिज्या कितनी निकाली है हमने 0.1, तो यहाँ पर आर की जगह में हम क्या रखेंगे 0.1 का स्क्वायर, और एच का हमको मान चाहिए। देखिए क्या निकालना है हमको, तार की लंबाई, यही तो है तार की लंबाई एच, ठीक है। ऊंचाई भी वही है, लंबाई भी वही है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, हमारा एच का मान आ जाएगा। तो क्या क्या कटेगा, देखिए यहाँ पर से पाई कट रहा है, यहाँ पर से भी पाई कट रहा है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो ये 4/3, ठीक है, उड़ित ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, बराबर 0.1 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01, ठीक है, इंटू एच, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 या 27, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक है। अब एच का मान चाहिए तो 0.01 को हम नीचे भेज देंगे, तो ये हमारा एच का मान आ जाएगा। चलिए भाई एच का मान निकालना है, तो देखिए 0.01 नीचे में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/100, 1/100, क्योंकि पॉइंट को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/100, तो 100 ऊपर में आके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600, तो 3600 बराबर एच। लेकिन यहाँ पर ये 3600 क्या है, सेंटीमीटर में है, जो भी है हमको सेंटीमीटर में मिला है, तो ये हमको सेंटीमीटर में मिला है, तो एच बराबर 3600 हमको सेंटीमीटर में मिला है, सेंटीमीटर, लेकिन हमको किस में चाहिए, उत्तर मीटर में। तो हमको क्या कर देना है, इसमें 100 से भाग दे देना है, तो हमारा मीटर में आ जाएगा। तो ये 0 0, ये 0 0, तो एच बराबर 36, तो इसकी लंबाई, तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 36 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आपको बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, आप सीधे इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेलगाड़ी चाल समय दूरी से, है ना। तो एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो देखिए ये देखिए रेलगाड़ी आपको दिख रही है, ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार करना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी, इस रेलगाड़ी की जो है चाल बताई गई है, चाल बनाई गई है, चाल बराबर एस बराबर दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी की रफ्तार से ये रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। और ये एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, मतलब इस खंबे को पार करने में ना वो टी समय लेती है, कितना 20 सेकंड का, 20 सेकंड का समय लेती है भाई। अब बोला है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हमको एस और टी तो मिल गया, मतलब डी की वैल्यू चाहिए हमको, डी मतलब दूरी। क्यों, क्योंकि कोई भी रेल अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी तय करेगी, मतलब ये जितनी लंबी होगी उतनी ही दूरी तय करेगी। मतलब जब भी इस खंबे से क्रॉस करेगी तो जिसकी जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही तो दूरी वो तय करेगी, तभी तो ये बोला जाएगा ना उसकी लंबाई और दूरी समान होगी। कैसे, देखिए
ये रेलगाड़ी जैसे यहाँ पर पहुँचती है ना, तो ये इसका सिरा आता है, और जब क्रॉस कब करेगी, जब इसकी पूंछ यहाँ पर से क्रॉस करेगी, इसका मतलब इसकी लंबाई उतनी ही होगी जिसकी इसकी इसकी दूरी उतनी ही होगी जितनी इतनी की लंबाई होगी। इसका मतलब डी बराबर इसकी लंबाई होगी। तो चलिए, हमको डी की वैल्यू चाहिए, तो एस बराबर क्या होता है, डी बाई टी होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, दूरी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू टी। एस इंटू टी मतलब चाल गुणा समय, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए दूरी हमको निकालना है, सीधा यहाँ पर मान रखिए, चाल बराबर क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले ये देखिए आंसर दिया गया है यहाँ पर मीटर में, तो देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, तो हमको इसको मीटर में चेंज करना है। तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया था कि मीटर में चेंज करना है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 5/18 से, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, और यहाँ पर समय भी क्या दिया है, सेकेंड में, तो यहाँ पर सीधा हम रखेंगे इसमें, तो हमारा सीधा आंसर आएगा मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर पूछा गया है, डिस्टेंस। तो चलिए सॉल्व कर दीजिए, 18 × 18, 18 तिया 54, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, मतलब सीधा 300 हमारा आंसर होगा। 300 हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है, मीटर और सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसको आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 720 के कुल कितने गुणनखंड फैक्टर्स हैं। देखिए ये भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, तो 720 के कुल कितने गुणनखंड है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए इसका सबसे पहले हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए 720 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ये 720 लिखा मैंने, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 छक्के 12 0, फिर हो जाएगा 2 से 2 1 कम 2, 2 8 16 और 0, फिर ये आ जाएगा 2 से चले जाएगा 2 9 18 और 0, फिर ये चले जाएगा 2 से 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर देखिए आगे ये जाएगा, अब 2 से तो नहीं जाएगा, ये चले जाएगा 3 से, 3 1 कम 3, 3 पंचे 15, ये आ जाएगा 3 पंचे 15, और फिर ये आ जाएगा 5 1 कम 5। तो इस प्रकार से कितना बना, देखिए 2 के 4 बने, 3 के 2 बने और 5 का 1 बना। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड लिखेंगे, 2 का 4 गुणा 3 का 2 और गुणा 5 का। अब जब भी आपको गुणनखंड मतलब फैक्टर्स निकालने हैं ना, तो प्रश्न में ये भी पूछा जाता है भाजकों की संख्या, तो इसमें भी आपको सेम यही सॉल्व करना है, भाजक बोले या फिर गुणनखंड। तो इसकी संख्या आपको निकालनी है ना, तो जो घातांक आपको मिलेंगे, देखिए 2 3 और 5 ये सभी अभाज्य संख्या मिल गई हैं। अब इसके घातांकों में आपको एक जोड़कर आपस में गुणा करना है बस। तो यहाँ पर इसके घातांक क्या है, 4, तो 4 धन 1, 1 जोड़ दिया, आपस में गुणा करना है। फिर इसमें 3 का घात कितना है, 2, तो 2 धन 1 करना है आपको। ठीक है, फिर गुणा करना है, फिर जो 1 है 1, इसमें 1 जोड़िए। इस प्रकार से आप आपस में गुणा कर देंगे तो आपको गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 या 15 दूनी 30। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या आपको 30 यहाँ पर सीधा मिल गई। जिस प्रकार से आपको गुणनखंड जब भी पूछा तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसके बाद जो घात मिलेगी उसमें 1 जोड़कर आपस में घातांकों को गुणा कर देना है, आपका आंसर चुटकियों में निकलने वाला है। देखिए इस प्रकार से मैंने 20 प्रश्न यहाँ पर आपको आमीन पटवारी या आप किसी भी एग्जाम की व्यापम की तैयारी कर रहे हैं ना, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, इसका लेवल भी इतना कम नहीं था। ठीक है, आप अगर इसमें टाइमिंग के बेसिस पे देखें तो रीजनिंग भी बनाना है आपको, मैथ्स भी बनाना है, जीएस भी बनाना है, तो देखिए टाइम का ही तो मेल खेल होगा। 2 घंटे में आप क्या क्या बना सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमको धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चलेंगे, लेकिन तब जब आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ आपको आगे भी वीडियोस चाहिए। और कमेंट में लिखेंगे शानदार अगर आपको वीडियो पसंद आई। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।